हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम करने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं परचेजेस से। परचेजेस क्या होता है? परचेजेस वो गुड्स होते हैं जो बिजनेस बाय करता है रीसेल पर्पस के लिए और इनको कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया जाता है। एग्जाम्पल, एक शॉप ने 100 शर्ट्स खरीदे सेल करने के लिए, तो ये परचेजेस के अंदर आएंगे, ठीक है। और जो चीज़ें बिजनेस बाय करता है यूज़ के लिए, जैसे कि कोई मशीनरी ख़रीद रहा है या कोई फर्नीचर ख़रीद रहा है, ये क्या वो खुद के यूज़ के लिए ख़रीद रहा है, ना कि रीसेल के लिए, तो उनको हम परचेजेस के अंदर काउंट नहीं करते। है तो वो भी परचेज बिजनेस के लिए, लेकिन अकाउंटिंग में परचेजेस वर्ड सिर्फ उसी के लिए यूज़ किया जाता है जो बिजनेस गुड्स बाय करता है रीसेल पर्पस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है परचेजेस रिटर्न, या जिसे हम रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। रिटर्न आउटवर्ड क्यों? क्योंकि हम बाहर वापस भेज रहे हैं गुड्स, ठीक है। तो परचेजेस रिटर्न क्या होगा? जो परचेजेस बिजनेस ने करी है रीसेल पर्पस के लिए, उसे रिटर्न करना। उसे रिटर्न क्यों करेंगे? हो सकता है कुछ गुड्स जो हमने परचेज किए हैं वो डिफेक्टेड है या डैमेज है, या जो हमने ऑर्डर किए थे वो सेम चीज़ें नहीं आई है, तो इसलिए कुछ गुड्स बिजनेस को रिटर्न भी करने पड़ते हैं। उन्हें हम बोलते हैं परचेजेस रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। फॉर एग्जाम्पल, आउट ऑफ 100 शर्ट्स परचेज 10 आर डिफेक्टिव एंड सेंट बैक। 100 शर्ट्स में से 10 शर्ट्स डिफेक्टिव निकल गई और उन्हें वापस भेज दिया सप्लायर को, तो इसे हम कहेंगे परचेजेस रिटर्न। फिर नेक्स्ट है सेल्स। सेल्स का मतलब है वो गुड्स जो बिजनेस कस्टमर को सेल कर रही है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में। ये सेल्स कैश में भी हो सकती है और क्रेडिट में भी। और नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का क्या मतलब है, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। एक शॉपकीपर ने 50 शर्ट सेल की कस्टमर को, तो इसे हम सेल्स कहेंगे। वही उस सेम शॉपकीपर ने एक पुराना फर्नीचर भी बेचा, लेकिन वो सेल में काउंट नहीं होगा। तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब है कि जिस पर्पस से बिजनेस को स्टार्ट किया गया है उसके लिए सेल्स करना। फिर नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का मतलब है वापस बिजनेस में गुड्स का आना। सेल्स रिटर्न का मतलब है कि वो गुड्स जो कस्टमर्स ने रिटर्न कर दिए हैं बिजनेस को, क्योंकि उन्हें वो डिफेक्टिव लगे या डैमेज थे या रॉन्ग सप्लाई हो गई या फिर वो डिससेटिस्फाइड है इसलिए। एग्जाम्पल, आउट ऑफ 50 शर्ट्स सोल्ड 5 आर रिटर्न बाय द कस्टमर्स। जो 50 शर्ट्स बिजनेस ने सेल की थी उनमें से 5 कस्टमर्स ने रिटर्न कर दी है। अब ये जो 5 शर्ट्स कस्टमर्स ने रिटर्न की है, इन्हीं को बोलते हैं सेल्स रिटर्न। फिर नेक्स्ट है गुड्स। गुड्स वो आइटम्स और प्रोडक्ट्स होती है जो बिजनेस बाय या प्रोड्यूस करता है रीसेल पर्पस के लिए। सिंपल वर्ड्स में देखें तो जो आइटम सेल करने के लिए है वो सारी गुड्स है। एग्जाम्पल, क्लॉथिंग शॉप के लिए शर्ट्स, जीन्स वगैरह ये सब गुड्स है। मोबाइल शॉप के लिए फ़ोन्स, एसेसरीज़ ये गुड्स है। ग्रोसरी स्टोर के लिए राइस, शुगर, ऑयल ये सब गुड्स है, ठीक है। लेकिन कुछ आइटम्स जो रीसेल पर्पस के लिए नहीं होती, सिर्फ बिजनेस में यूज़ करने के लिए ख़रीदी जाती है, उन्हें गुड्स नहीं कहा जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल, मशीनरी, फर्नीचर ये सब गुड्स नहीं है, ये सब असेट्स है बिजनेस के लिए। ऐसे ही ऑफिस के लिए स्टेशनरी खरीदी, जैसे पेन या छोटे मोटे डस्टबिन वगैरह, ये सब क्या है, इनको हम एक्सपेंसेस बोलते हैं, ना कि गुड्स। गुड्स वो होते हैं जिनकी हमने बात करी थी परचेजेस और सेल्स में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड का मतलब है ऐसे गुड्स जो बिजनेस के पास पड़े हैं और सेल नहीं हुए हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे, जो अनसोल्ड है आइटम्स, उनको स्टॉक बोला जाता है। सिंपल वर्ड्स में देखें तो स्टॉक वो गुड्स है जो अनसोल्ड है और बिजनेस के गोडाउन में पड़े हुए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, अ शॉप परचेजेस 100 शर्ट्स। एक शॉप ने 100 शर्ट्स परचेज की, जिसमें से 70 सेल हो गई और जो 30 शर्ट्स बिजनेस के पास बची हुई है उसे हम कहते हैं स्टॉक। स्टॉक 2 तरह के होते हैं, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक वो गुड्स होते हैं जो बिगिनिंग ऑफ द ईयर अवेलेबल होते हैं, यानी कि जो गुड्स पिछले साल नहीं बिके थे वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? जो गुड्स इस साल नहीं बिके और जो अनसोल्ड पड़े हैं गोडाउन में, उनको हम बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। फिर नेक्स्ट है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब है टोटल गुड्स जो भी बिजनेस के पास अवेलेबल है,
चाहे वो बेचने के लिए है, बना रहे हैं या रॉ मटेरियल है। तो इन्वेंट्री के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? इन्वेंट्री के अंदर रॉ मटेरियल भी आते हैं जो आइटम्स यूज़ होने वाले हैं प्रोडक्शन के लिए। फॉर एग्जांपल क्लोथ यूज़ होगा शर्ट्स बनाने के लिए। फिर नेक्स्ट है वर्क इन प्रोग्रेस, ऐसे गुड्स जिन पे आधा काम हो चुका है और आधा अभी होना बाकी है। फॉर एग्जांपल हाफ स्टिच शर्ट्स, ऐसी शर्ट्स जिन पे जो हाफ स्टिच हो गई है और अभी उस पर और स्टिचिंग होनी बाकी है। फिर नेक्स्ट है फिनिश्ड गुड्स, गुड्स रेडी फॉर सेल, जो गुड्स बन चुके हैं और तैयार है सेल के लिए उन्हें बोलते हैं फिनिश्ड गुड्स। अब ये जो सारे हैं रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, ये सब इन्वेंट्री है। अब हर बिजनेस के लिए इन्वेंट्री अलग अलग हो सकती है। अब जैसे ये था शर्ट की बिज़नेस के लिए इन्वेंट्री, ठीक है। और वहीं अगर कोई फर्नीचर का बिज़नेस है तो उसमें वुड रॉ मटेरियल होगा, हाफ में टेबल वर्क इन प्रोग्रेस होगा और रेडी टेबल फिनिश्ड गुड्स होगा, और ये सारी इन्वेंट्री होगी उस फर्नीचर के बिज़नेस के लिए। और स्टॉक क्या होता है? स्टॉक सिर्फ और सिर्फ फिनिश्ड गुड्स होता है। तो इन्वेंट्री और स्टॉक में क्या फ़र्क है? स्टॉक तो सिर्फ फिनिश्ड गुड्स होता है जो बिके नहीं है अभी तक, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टॉक। और इन्वेंट्री एक बड़ा टर्म है, इसके अंदर स्टॉक भी आता है, इसमें रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, ये सब आते हैं। तो इन्वेंट्री क्या है? इन्वेंट्री एक बड़ा टर्म है जिसमें स्टॉक भी आता है और जो चीज़ें जैसे उन्हें बनाने के लिए यूज़ होती है, रॉ मटेरियल है या गुड्स जो वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर है, ये सब भी इन्वेंट्री के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है वो अमाउंट जो बिज़नेस को मिलेगा कस्टमर से, जो उसने गुड्स सेल किए हैं या सर्विस प्रोवाइड करी है क्रेडिट पे, ठीक है। अगर सिंपल वर्ड्स में देखें तो ट्रेड रिसीवेबल का मतलब है मनी जो भी कस्टमर से रिसीव होने वाला है बिजनेस को, उसे ट्रेड रिसीवेबल्स बोलते हैं। और इसके अंदर क्या क्या आते हैं? डेटर्स, अकाउंट्स रिसीवेबल। डेटर्स वो कस्टमर्स होते हैं जिन्होंने गुड्स बाय किए हैं क्रेडिट पे, उधार पे लिए हैं जिन्होंने गुड्स और अभी तक पे नहीं किया है। और बिल्स रिसीवेबल क्या होते हैं? ये एक रिटर्न प्रॉमिस होता है जो कस्टमर करता है बिजनेस से कि फ्यूचर में वो पैसे दे देगा, ठीक है। एग्जाम्पल, एक बिजनेस ने गुड्स सेल किए 20,000 रुपये के उधार पे अमन को। अब अमन क्या बन गया बिजनेस के लिए? डेटर। तो 20,000 क्या है? ट्रेड रिसीवेबल है, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल में क्या क्या चीज़ें आती हैं? डेटर्स भी इंक्लूड होते हैं और बिल्स रिसीवेबल भी। और इसमें क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल्स के लिए ट्रेड रिसीवेबल बनते हैं, ठीक है। अब कैश में सेल हुई है तो ट्रेड रिसीवेबल नहीं होगा, क्योंकि कैश में तो पेमेंट साथ के साथ आ ही गई है, अब आगे और कुछ भी नहीं आना। फिर नेक्स्ट है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स वो अमाउंट होता है जो बिजनेस को पे करना होता है सप्लायर्स को, जो भी गुड्स और सर्विसेज उन्होंने उनसे खरीदी होती है उधार पे, उसके लिए। सिंपल वर्ड्स में देखें, जो भी मनी बिजनेस को पे करना है सप्लायर को, उसे कहते हैं ट्रेड पेबल्स। और इसके अंदर क्या क्या आते हैं? क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स या अकाउंट्स पेबल वो सप्लायर होते हैं जिनसे बिजनेस ने गुड्स परचेज किए होते हैं उधार पे। और बिल्स पेबल ये एक प्रॉमिस होता है जो बिजनेस करता है सप्लायर को कि फ्यूचर में इस डेट को हम आपका अमाउंट पे कर देंगे, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल क्या है? एक बिजनेस ने गुड्स खरीदे 15,000 के राज से, तो अब राज क्या है? क्रेडिटर। और ये जो 15,000 रुपये हैं इसे हम बोलते हैं ट्रेड पेबल, यानी कि ये पैसे राज को हमें देने होंगे। अब ट्रेड पेबल में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज आती है, क्योंकि कैश परचेज में तो पेमेंट हम साथ के साथ कर देते हैं, तो क्रेडिट परचेज में पेमेंट लेट करते हैं और इसी को बोलते हैं हम ट्रेड पेबल, यानी कि इतना पैसा हमें देना है क्रेडिटर्स को, ठीक है। और ये करंट लायबिलिटी होती है बैलेंस शीट में। फिर नेक्स्ट है कोस्ट। कोस्ट का मतलब होता है अमाउंट स्पेंट टू एक्वायर और प्रोड्यूस समथिंग। कोई भी पैसा लगाना किसी चीज़ को खरीदने के लिए या किसी चीज़ को बनाने के लिए, उसे बोलते हैं कोस्ट। सिंपल वर्ड्स में कोस्ट टोटल एक्सपेंडिचर जो भी हम इनकर कर रहे हैं किसी चीज़ को खरीदने के लिए या किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, उसे बोलते हैं हम कोस्ट। एग्जाम्पल, cost of machinery does not include only its purchase price। देखो, अब
बिजनेस ने कोई मशीनरी खरीदी 50,000 रुपये की, उसे लाने के लिए खर्चा लग गया 5,000 रुपये फैक्ट्री तक, और उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस है 5,000 रुपये। तो अब मशीनरी की कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपये नहीं होगी, इसमें जो उसे लाने के लिए खर्चा लगा है और जो इंस्टॉलेशन चार्जेस लगे हैं ये सब मशीनरी की कॉस्ट में इंक्लूड होंगे। ठीक है, अब कॉस्ट दो तरह की होती है, एक्चुअल कॉस्ट और नॉशनल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट तो होती है जो एक्चुअल में पैसा हम लगाते हैं। फॉर एग्जांपल मशीनरी वाला जो हमने एग्जांपल दिया था जिसमें 60,000 रुपये हमारी पॉकेट में से निकले हैं उस मशीनरी के लिए, तो इसलिए ये एक्चुअल कॉस्ट है, यानी कि रियल में पेमेंट हुई है, रियल में अमाउंट स्पेंड हुआ है। ठीक है, वहीं नॉशनल कॉस्ट क्या होता है, ये एक्चुअल में पे नहीं की जाती, ये सिर्फ और सिर्फ एज्यूम की जाती है। फॉर एग्जांपल रेंट ऑफ ऑनर्स ऑन बिल्डिंग, ऑनर की खुद की बिल्डिंग पे रेंट देना। अब एक्चुअल में तो रेंट पे खुद को ऑनर नहीं करेगा क्योंकि वो उसकी बिल्डिंग है, तो उस पर वो क्या खुद को ही रेंट पे करेगा। तो लेकिन फिर भी ये कैलकुलेट करना पड़ता है कई बार। क्यों? क्योंकि ये सही प्रॉफिट निकालने के लिए भी ज़रूरी होता है, कई बार डिसीजन मेकिंग में ये हेल्प करता है, या कंपैरिजन के लिए ये सब चीज़ें हमें निकालनी पड़ती है। ठीक है, तो एक्चुअल कॉस्ट का मतलब जो एक्चुअल में कॉस्ट हो रही है, जिस पे एक्चुअल में हम मनी स्पेंड कर रहे हैं, और नॉशनल कॉस्ट में एक्चुअली में पेमेंट नहीं होती, ये सिर्फ एक इमेजिनरी कॉस्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट है वाउचर। वाउचर एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कि प्रूफ होता है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई है, ये बिजनेस के ट्रांजैक्शन के होने का प्रूफ है, और ये हर ट्रांजैक्शन के लिए अलग प्रिपेयर किया जाता है। हर ट्रांजैक्शन के लिए अलग से सेपरेट वाउचर प्रिपेयर किया जाता है और उसमें अमाउंट शो की जाती है कि कितनी डेबिट हुई है, कितना क्रेडिट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब है प्राइस रिड्यूस करना बायर के लिए। ठीक है, और डिस्काउंट दो तरह के हो सकते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है सेल के टाइम पे, ज़्यादातर ये दिया जाता है जब कोई बल्क में चीज़ परचेज कर रहा है, या जो हमारे रेगुलर कस्टमर्स हैं उनको दिया जाता है, और ये बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। रिकॉर्ड इन द सेंस कि इसको अलग से दिखाया नहीं जाता कि इतना हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया है। फॉर एग्जांपल मार्क्ड प्राइस है 1000 और ट्रेड डिस्काउंट दिया है 10% यानी कि 100, और सेलिंग प्राइस हो गया 900। अब बुक्स में सीधा हम ये शो करेंगे कि 900 का सामान हमने बेच दिया। बुक्स में ऐसे शो नहीं होगा कि 1000 रुपये का सामान 100 रुपये का हमने उस पर डिस्काउंट दिया और 900 रुपये का बेच दिया। इसमें हम सीधा शो करते हैं कि 900 रुपये का सामान हमने बेच दिया। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट अलग से रिकॉर्ड नहीं किया जाता। नेक्स्ट है कैश डिस्काउंट। ये दिया जाता है ज़्यादातर जब साथ के साथ पेमेंट मिलती है तब। ठीक है, और ये बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। फॉर एग्जांपल अमाउंट ड्यू है 1000 रुपये और कैश डिस्काउंट दिया है 50 रुपये का, तो पेमेंट हुई है 950 रुपये की पेमेंट आई है। तो अब बुक्स में कैसे रिकॉर्ड होगा? बुक्स में ये रिकॉर्ड होगा कि अमाउंट ड्यू था 1000 रुपये का और हमने कैश डिस्काउंट दिया 50 रुपये का और पेमेंट आई है 950 की। इसमें ये तीनों चीज़ें रिकॉर्ड होगी, अमाउंट ड्यू भी, कैश डिस्काउंट भी और पेमेंट भी। और ट्रेड डिस्काउंट में क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ जो एक्चुअली में पेमेंट आई है वही रिकॉर्ड किया जाता था, अलग से ट्रेड डिस्काउंट नहीं शो किया जाता था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है रिबेट। रिबेट का मतलब है बाद में दिए जाने वाला डिस्काउंट या रिफंड। ये ट्रांजैक्शन होने के बाद देता है सेलर कस्टमर को, यानी कि इसमें पहले कस्टमर फुल पेमेंट कर देता है और बाद में उसमें से कुछ पैसे सेलर उसको वापस देता है, जिसे कहते हैं रिबेट। और ये यूजुअली स्पेशल कंडीशन या कंप्लेंट की वजह से दिया जाता है। फॉर एग्जांपल कस्टमर को 200 रुपये वापस मिले क्योंकि गुड्स डिफेक्टिव थे, टेनेंट को रिबेट मिला क्योंकि घर की कंडीशंस अच्छी नहीं थी। ऐसे ही बिजनेस ने रिबेट दिया सेल्स टारगेट अचीव करने के लिए। ठीक है, अब इसके की फीचर्स क्या क्या है? ये दिया जाता है सेल और पेमेंट के बाद, ये एक पार्शियल रिफंड होता है और बुक्स में भी रिकॉर्ड किया जाता है। अब डिस्काउंट और रिबेट में क्या डिफरेंस है? डिस्काउंट कब दिया जाता है? सेल और पेमेंट के टाइम पे, और रिबेट दिया जाता है ट्रांजैक्शन के होने के बाद। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एंट्री। एंट्री का मतलब है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना। फॉर एग्जांपल परचेज गुड्स फॉर ₹5000, बिजनेस ने गुड्स परचेज किए 5000 की। अब जब हम इसे बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे तो उसे हम बोलेंगे एंट्री। ठीक है,
कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना ही एंट्री करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बैड डेट्स। बैड डेट्स वो अमाउंट होते हैं जो बिजनेस रिकवर नहीं कर सकता कस्टमर से, यानी कि जो बिजनेस का पैसा डूब गया उसे बोलते हैं बैड डेट। ये पैसा बिजनेस को नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अ कस्टमर इज़ अनेबल टू पे ₹2000। अब एक कस्टमर है जिसे 2000 रुपये देने हैं बिजनेस को, ठीक है। अब वो कस्टमर पैसे नहीं दे रहा, तो ये बिजनेस के लिए क्या बन गया, बैड डेट, यानी कि ये पैसे उसे नहीं मिलेंगे। फिर नेक्स्ट है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट वो पर्सन या बिजनेस जो पैसे नहीं पे कर सकता, जो अपने डेट्स को पूरा पे नहीं कर सकता, उसे इंसॉल्वेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक डेटर है जो 10,000 रुपये ओ करता है, लेकिन उसमें से वो सिर्फ 4,000 रुपये पे कर पा रहा है, बाकी के 6,000 पे करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है, तो वो क्या है, इंसॉल्वेंट है। और सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट वो पर्सन या बिजनेस होता है जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होता है और जो अपने सारे डेट्स टाइम पे करता है। इनकी एक बार क्विक समरी देखें तो एंट्री का मतलब होता है रिकॉर्ड करना, बैड डेट्स वो होते हैं जो पैसे रिकवर नहीं हो सकते, और इंसॉल्वेंट जो पे नहीं कर पाए, और सॉल्वेंट जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो और जो सारे डेट्स पे कर पाए टाइम पे, उसे बोलते हैं सॉल्वेंट। फिर नेक्स्ट है स्टोर्स। स्टोर्स का मतलब होता है वो मटेरियल्स और आइटम्स जो डे टू डे ऑपरेशंस के लिए बिजनेस में यूज़ किए जाते हैं। ये रीसेल के लिए नहीं होते। जो रीसेल के लिए होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, गुड्स, और जो रीसेल के लिए नहीं होते, बिजनेस में डे टू डे यूज़ के लिए है, उन्हें हम बोलते हैं स्टोर्स। फॉर एग्जाम्पल, लुब्रिकेंट्स और ऑयल जो मशीन में यूज़ होता है, क्लीनिंग मटीरियल, स्पेयर पार्ट्स, ये सब क्या है, स्टोर्स है। इनके फीचर्स क्या क्या है, ये मेंटेनेंस के लिए यूज़ किए जाते हैं या डे टू डे ऑपरेशंस के लिए यूज़ होता है, और इनका कंजम्पशन कैसे होता है, धीरे धीरे ये कंज्यूम होते हैं, और ये सेल का पार्ट नहीं होते, और गुड्स से ये डिफरेंट होते हैं, क्योंकि गुड्स तो रीसेल के लिए होते हैं और स्टोर्स क्या होते हैं, जो ऑपरेशंस में यूज़ होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता है जो भी इनकम बिजनेस अर्न करता है नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से अपनी, जैसे कि गुड सेल करना, सर्विस प्रोवाइड करना, या फिर फीस रिसीव करना, या कमीशन जो अर्न किया बिजनेस ने, वो सब रेवेन्यू में काउंट होंगे। ये जो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज़ हो रही है उनसे जो भी हम अर्निंग करते हैं उसे हम रेवेन्यू बोलते हैं। इसके फीचर्स क्या है, अर्न फ्रॉम रेगुलर एक्टिविटीज़, जो भी रेगुलर रूटीन में एक्टिविटीज़ हो रही है उससे जो अर्निंग हो रही है सिर्फ और सिर्फ वो रेवेन्यू होती है। अगर नॉन रेगुलर एक्टिविटी है, जैसे कि कोई फिक्स्ड असेट हम बेच रहे हैं, उससे जो हमें अर्निंग हो रही है उसे रेवेन्यू कंसीडर नहीं किया जाएगा, ये नॉन रेगुलर है। क्योंकि फिक्स्ड असेट हम बहुत ही सालों में एक बार ऐसे होता है कि हम कोई फिक्स्ड असेट बेच रहे हैं या कोई खरीद रहे हैं, तो वो रेगुलर एक्टिविटी नहीं है। नेक्स्ट, ये प्रॉफिट को इंक्रीज़ करता है, और ये कैश या क्रेडिट किसी में भी हो सकता है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं एक और। अ शॉप सेल्स गुड्स वर्थ ₹10,000। एक शॉप ने गुड्स सेल किए 10,000 रुपये की, ये 10,000 रुपये उस शॉप के लिए रेवेन्यू है, और ये प्रॉफिट से अलग होता है। रेवेन्यू क्या होता है, टोटल अर्निंग्स, जो भी हम अर्न कर रहे हैं वो सारा रेवेन्यू है। लेकिन प्रॉफिट क्या होगा, जब उस रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को हम माइनस कर देते हैं, वो आ जाता है हमारा प्रॉफिट। नेक्स्ट है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है इनकम अर्न करना बिजनेस की मेन और कोर एक्टिविटी से, यानी कि जिस पर्पस से बिजनेस किया जा रहा है उसी से जब अर्निंग होती है उसी को बोलते हैं हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। फॉर एग्जाम्पल, अब ट्रेडिंग बिजनेस के लिए जब गुड्स सेल किए जाएंगे उससे जो रेवेन्यू होगा उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऐसे ही सर्विस बिजनेस में फीस और सर्विसेज चार्ज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। इसके अंदर क्या क्या आते हैं, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, सर्विस इनकम, ये सब आ जाते हैं। और क्या नहीं आते, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, जो चीज़ें रेवेन्यू में आ रही थी जैसे फीस रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ये भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में नहीं आएंगी, क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सिर्फ और सिर्फ मेन और कोर एक्टिविटीज़ आती है, जो कि है सेल्स, या फिर सर्विस बिजनेस के लिए फीस और सर्विस चार्जेस, ये सब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल क्या है, एक शॉप में सेल हो रही है 1 लाख की, तो ये क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। उसमें इंटरेस्ट मिला 5,000 का, ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा, ये रेवेन्यू है लेकिन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं है।
तो रेवेन्यू और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या डिफरेंस है? रेवेन्यू क्या होता है? जो भी रूटीन में जो इनकम आ रही है, रेगुलर एक्टिविटीज़ जो अर्निंग हो रही है वो रेवेन्यू है, और इसमें फीस रिसीव्ड, कमीशन अर्नड ये भी आता है। हाँ, इसमें प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट नहीं आएगा क्योंकि ये नॉन रेगुलर एक्टिविटी से अर्निंग हो रही है। वहीं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या आता है? सिर्फ और सिर्फ जो अर्निंग मेन और कोर एक्टिविटी से हो रही है उसी को हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब है टोटल सेल्स। जो भी बिजनेस में पूरे साल में टोटल सेल हो रही है उसे बोलते हैं टर्नओवर। फॉर एग्जांपल, अगर बिजनेस ने 5 लाख रुपए के गुड्स सेल किए पूरे साल में तो ये 5 लाख रुपए ही टर्नओवर है। नेक्स्ट है लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक का मतलब होता है कोई भी एनिमल्स जो बिजनेस ने रखे हुए हैं अर्निंग पर्पस से। फॉर एग्जांपल, काउज, बफेलोज रखी हुई है उन्होंने मिल्क के लिए, मिल्क बेचकर पैसा कमाने के लिए, या शीप्स और गोट्स रखे हुए हैं वूल या मीट के लिए। इन सब को बिजनेस असेट की तरह ट्रीट करता है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जो भी अमाउंट बिजनेस लगा रहा है असेट्स या बिजनेसेस पे उससे और पैसे अर्न करने के लिए या रिटर्न के लिए, उसे बोलते हैं हम इन्वेस्टमेंट। सिंपल वर्ड्स में मनी पुट टू अर्न मोर मनी, यानी कि पैसा लगाना और पैसा कमाने के लिए। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या क्या है? शेयर्स बाय करना, फिक्स्ड डिपॉजिट्स में पैसे लगाना या बॉन्ड्स में पैसे लगाना, ये सब इन्वेस्टमेंट है और इनसे हमें क्या मिलता है? इंटरेस्ट, डिविडेंड वगैरह। ठीक है, और ये था हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का पार्ट 2, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया और कल हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।